सो हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा कंप्यूटर करिकुलम का लास्ट चैप्टर। और चैप्टर 8 है हमारा लास्ट चैप्टर। और ये चैप्टर मेनली तुम्हारा उप्स का एक पार्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पार्ट से ही डील करते हैं। वो पार्ट है इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये चैप्टर में हम इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस समझेंगे। और इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस रिलेटेड कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सो चैप्टर में बाकी चीज समझने से पहले हमें ये दोनों टर्म इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, ये दोनों टर्म का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन वर्ड अगर तुम लोग फोकस करोगे, इनकैप्सुलेशन वर्ड में एक वर्ड है कैप्सूल। ठीक है। अब कैप्सूल से तुम्हारा दिमाग में वो वाला कैप्सूल आ जाना चाहिए कि मतलब डॉक्टर जो कैप्सूल देता है जब हम बीमार होते हैं। सपोज पकड़ो, एक विटामिन कैप्सूल है। ठीक है। एक विटामिन कैप्सूल के अंदर बहुत सारे विटामिन होता है। ठीक है। विटामिन ए, बी, मतलब जो जो तुम्हारा बॉडी का रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर वैसे ही प्रिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही तुम्हें कैप्सूल लेते हो। और वो कैप्सूल के अंदर बहुत सारे मेडिसिन, मतलब बहुत सारे विटामिन एक साथ रहता है। और अब जब तुम वो कैप्सूल ले लेते हो, तुम्हारा मतलब तबीयत ठीक हो जाता है। सो कैप्सूल का मतलब क्या, मतलब आ रहा है ये कैप्सूल से मतलब मेडिसिन वाला कैप्सूल का, कैप्सूल का मतलब क्या आ रहा है? कैप्सूल मतलब बहुत सारे चीज एक जगह रहता है। सिमिलरली कोडिंग में भी कैप्सूल का मतलब वही है। अगर मैं इनकैप्सुलेशन का मतलब एग्जैक्ट जो टर्म है इनकैप्सुलेशन, उसका डेफिनेशन बोलो, उसका डेफिनेशन है द रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। मतलब तुम बहुत सारे डेटा को एक सिंगल यूनिट में रैप कर रहे हो। उधर मेडिसिन का कैप्सूल में क्या हो रहा था? कैप्सूल में तुम बहुत सारे मेडिसिन, मतलब एक विटामिन कैप्सूल में तुम बहुत सारे विटामिन एक साथ कैप्सूल कर रहे थे। सिमिलरली तुम्हारा इधर कोडिंग में क्या हो रहा है? द रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। मतलब तुम बहुत सारे डेटा को मतलब एक साथ रैप कर रहे हो। तो आई गेस तुम लोगों का अगर 100% भी क्लियर नहीं हुआ एनकैप्सुलेशन क्या है, 40-50% क्लियर हो ही गया होगा। और कुछ कुछ आइडिया, कुछ कुछ फील आ गया है मतलब इनकैप्सुलेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा और एक टर्म है, वो टर्म है इनहेरिटेंस। ठीक है। अब ये इनहेरिटेंस क्या है? तुम लोग तो बायोलॉजी पढ़े ही होंगे, तुम्हारा क्लास 10 का करिकुलम में बायोलॉजी है। तो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है एक्चुअली? मतलब मम्मी पापा से उसका जो चाइल्ड होता है कुछ कुछ प्रॉपर्टी रखता है। सपोज स्किन कलर बोलो, बहुत सारे प्रॉपर्टी आता है मम्मी पापा से हमारे अंदर। ठीक है। हम इनहेरिट करते हैं मम्मी पापा का कुछ कुछ प्रॉपर्टी, और खुद का मतलब खुद में लेते हैं। मतलब हमारा सारा मम्मी का पापा का प्रॉपर्टी नहीं लेते, हमारा खुद का कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होता है। मतलब कुछ कुछ मम्मी का प्रॉपर्टी होता है, कुछ कुछ पापा का प्रॉपर्टी होता है। और ये तीनों मिलकर हम एक यूनिक इंडिविजुअल बनते हैं। ठीक है। जो हम बाकी लोगों से डिफर करते हैं। सो इधर इनहेरिटेंस कोडिंग में एक्चुअली क्या है? कोडिंग मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या है? दो क्लास है। ठीक है। एक, सपोज एक पकड़ो क्लास ए है, और एक क्लास पकड़ो क्लास बी है। क्लास बी क्लास ए से कुछ कुछ प्रॉपर्टी लेगा, और क्लास बी के अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टी होगा खुद का। अब वो क्लास ए से प्रॉपर्टी लेकर और खुद का प्रॉपर्टी मिलकर वो एक यूनिक क्लास हो जाएगा। ठीक है। अब क्लास ए से अगर ये प्रॉपर्टी लेगा, क्लास ए को हम बोल सकते हैं पेरेंट क्लास। देखो भाई, इधर डेफिनेशन में भी हमारा है इनहेरिटेंस एक्चुअली लास्ट पार्ट में नोट्स में। हाँ देखो, इधर हम प्रॉपर्टी लेते हैं बेस क्लास, मतलब हमारा जो पेरेंट क्लास होता है। मतलब इधर जो क्लास ए है, ठीक है, वो है तुम लोगों का पेरेंट क्लास। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास से मतलब क्लास ए से क्लास बी कुछ प्रॉपर्टी ले रहा है, और क्लास बी तुम्हारा हो जाएगा एक डिराइव्ड क्लास। ठीक है। अब यह गया तुम्हारा एक बेसिक ब्रीफ आइडिया तुम्हारा इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो अब हम नोट्स में देखेंगे नोट्स में क्या है एक्चुअली।
नोट्स में तुम्हारा जो पहला टॉपिक है वो है यूज ऑफ प्राइवेट डेटा मेंबर्स। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। In Java, the private data members are used to encapsulate the internal state of an object and control access to its data. By declaring a variable private, you can resist direct access to to that variable from the outside class. मतलब private क्या है? Private एक access specifier है। अब तुम्हारा access specifier तो तीन टाइप का होता है, public, private, protected। अब जो private access specifier है, अगर तुम किसी एक्सेस मतलब किसी वेरिएबल को प्राइवेट बोल दो ना, मतलब वो वेरिएबल तुम सिर्फ क्लास से ही एक्सेस कर पाओगे, बाहर से एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इधर जो वेरिएबल है ना, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट रोल नंबर, प्राइवेट इंट एज, ठीक है, वो सिर्फ तुम ये स्टूडेंट जो क्लास है इसमें ही एक्सेस कर पाओगे। स्टूडेंट क्लास के बाहर एक्सेस करना थोड़ा मतलब दिक्कत की बात है। अब है यूज ऑफ प्राइवेट मेंबर मेथड्स। अब मेंबर मेथड्स मतलब फंक्शन होता है, डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल होता है। अ, ये मैं बता दे रहा हूँ, शायद तुम लोग को पता होगा पता नहीं होगा, पर ये मैं बता दे रहा हूँ। सो यूज ऑफ प्राइवेट डेटा मेंबर्स क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। Private member methods are methods that are declared within the private access specifier. These methods can only be accessed or called within the same class. मतलब ये मेथड जो है तुम सेम क्लास से इन मेथड को कॉल कर पाओगे। देखते हैं ये जो है ना तुम्हारा प्राइवेट, देखो प्राइवेट वॉइड प्रिंट नेम, और इधर है प्राइवेट प्रिंट रोल नंबर, प्राइवेट वॉइड एज। ठीक है, पब्लिक होगा तो भाई तुम किधर से भी कॉल कर लो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं आने वाला। पर अगर किसी कोई चीज मतलब कोई मेंबर मेथड्स प्राइवेट हो, इट कैन ओनली बी कॉल्ड फ्रॉम द सेम क्लास। लाइक अगर तुम्हारा एक एक फंक्शन पकड़ लो, मतलब एक मेंबर मेथड पकड़ लो, अम, क्या रख सकते हो, प्राइवेट डिस्प्ले, ठीक है। अब प्राइवेट डिस्प्ले है तुम्हारा एक क्लास क्लास ए के अंदर, मतलब वो क्लास ए का कोई दूसरा फंक्शन और दूसरा मेंबर मेथड उसको कॉल कर पाएगा। मतलब तुम वो क्लास ए का किसी भी जगह से तुम कॉल कर दो, वो आ जाएगा, मतलब वो कॉल हो जाएगा तुम्हारा जो डिस्प्ले है। पर वो अगर तुम क्लास ए के बाहर से कॉल करोगे ना, वो काम नहीं करेगा। सो ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में तो मैं बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, पर इधर है, इधर भी मैं एक बार डिस्कस कर लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा हाइडिंग। मतलब इधर लिखा है ना, इनकैप्सुलेशन सपोर्ट्स डेटा हाइडिंग। ये कैसे होता है, अब यही चीज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन तो मैं कैप्सूल वैसे सब एग्जांपल दे के डिस्कस कर चुका हूँ, पर एक लाइन में बोलूंगा उसका हो जाएगा रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल यूज करूंगा कार का, ठीक है। कार भी हम बोल सकते हैं इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। अब कैसे एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है? एक कार में ना मतलब बहुत सारा फीचर होता है। एक म्यूजिक सिस्टम होता है कार में, कभी ड्राइविंग करते वक्त गाना फाना सुनने में मदद करता है। चेयर होता है जिसको हम बहुत प्यार से सीट बोलते हैं, जिसमें हम बैठते हैं। ब्रेक होता है, स्टीयरिंग होता है, गियर्स होता है, ठीक है। ये एक साथ इतना सारा चीज बोला, ये एक साथ मिलके एक कार बनाता है, ठीक है। और हम वो कार का मतलब बहुत सारे वे में यूज कर सकते हैं वो कार को, ठीक है। पर कभी हमको ये क्या पता होता है कि ये कार का मतलब ब्रेक कैसे काम करता है, गियर्स कैसे काम करता है? हाँ, ये अलग बात है, तो मैकेनिक के पास जाके कार को मतलब खोलने के लिए बोल सकते हो और समझ सकते हो, पर जनरली कोई भी नहीं समझना चाहता। जो ड्राइव करता है कोई समझने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसका मेन पर्पस है कार यूज करना, कार बनाना नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है तुम अगर समझो तो, तुम एसेंशियल फीचर्स मतलब कुछ कुछ कैसे एसेंशियल फीचर्स, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ब्रेक कैसे काम करता है, गियर कैसे काम करता है, ठीक है, कार का वायरिंग कैसे होता है। ये जो जो फीचर्स ये तुम लोग के सामने से हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। और तुम वही सिर्फ फीचर्स यूज कर रहे हो जो तुम्हारा काम में लगता है, मतलब ड्राइविंग करना, म्यूजिक सिस्टम बोलो, सीट बोलो, सीट बैठने के लिए तुम यूज करते हो। तो इन दिस वे डेटा मतलब इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग यूज करता है, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन का जो डेफिनेशन है ये मैं तो डिस्कस कर चुका हूँ, रैपिंग अप ऑफ डेटा
एंड फंक्शंस टुगेदर एज अ यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट मोर प्रिसाइसली, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा स्कोप वेरिएबल्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। Scope of variables refer to the extent of the uses in a program. A variable is used in a block in which it is declared it is its application outside block is restricted। मतलब अगर तुम एक क्लास में एक फंक्शन, क्लास में फंक्शन जो है क्लास में अगर एक वेरिएबल दे दोगे, उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन उस क्लास के अंदर ही होगा। क्लास छोड़ो, और एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल देता हूँ, एक फंक्शन में, ठीक है। अगर एक फंक्शन में तुम एक वेरिएबल यूज करोगे फंक्शन के अंदर, उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन वो फंक्शन के अंदर ही होगा। उसका फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल का ना कोई मतलब ही नहीं बनता। वही सेम चीज इधर मतलब डेफिनेशन में लिखा है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स रेफर्स द एक्सटेंट ऑफ यूजेस इन अ प्रोग्राम। मतलब वो प्रोग्राम में तुम कैसे यूज करोगे। A variable is used within a block in which it is declared। जहां पर वेरिएबल डिक्लेयर होगा, जिस स्कोप के अंदर डिक्लेयर होगा। स्कोप मतलब के क्या, एक स्कोप है ओपनिंग ऑफ ब्रेस और क्लोजिंग ऑफ ब्रेस। वो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस का अंदर का पार्ट है स्कोप। तो वो वेरिएबल, वो स्कोप जिस स्कोप के अंदर डिक्लेयर होगा उस स्कोप में ही तुम वो वेरिएबल को यूज कर पाओगे। इस एप्लीकेशन आउटसाइड द ब्लॉक इज रेस्ट्रिक्टेड। उसका एप्लीकेशन आउट ब्लॉक के बाहर कुछ नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड मैनर में रिस्ट्रिक्टेड होगा, यूज नहीं कर पाओगे। तो अब हम समझते हैं इंस्टेंस वेरिएबल एक्चुअली क्या है। तो इंस्टेंस वेरिएबल समझो, पहले और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, इन जावा an instance variable is a variable that is declared within a class but outside any method, constructor or a block। वैसे कंस्ट्रक्टर तुम्हारा एक टाइप ऑफ फंक्शन ही है, पर इधर इंस्टेंस वेरिएबल क्या बोल रहे हैं। इंस्टेंस वेरिएबल पकड़ लो, एक ऐसा वेरिएबल है जो क्लास के अंदर तो रहता है पर कोई पर्टिकुलर तुम्हारा कंस्ट्रक्टर या फंक्शन के अंदर नहीं रहता। तो एक बार हम ये सिंटैक्स में एग्जांपल देख लेते हैं एक्चुअली कैसे, मतलब कैसा होता है। तो ये जो वेरिएबल है ना, प्राइवेट इंट माई नंबर, ये तुम्हारा एक इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि ये तुम्हारा क्लास के अंदर तो है पर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर नहीं है। मतलब इंस्टेंस के अंदर मतलब आई मीन टू से दैट पर्टिकुलर कोई फंक्शन और पर्टिकुलर कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं है, उसका बाहर है। और एक्सेस स्पेसिफायर एक्चुअली तीन टाइप का होता है, ये तो तुम लोगों के साथ मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वैसे एक्सेस स्पेसिफायर होता है, मतलब प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेस्ड ओनली विद इन द स्कोप ऑफ द क्लास। उसी स्कोप मतलब उसी क्लास से तुम एक्सेस कर पाओगे। पब्लिक मतलब तो तुम कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर यूज सिंपली एज प्राइवेट मेंबर्स within the class in which they exist but can be accessed to the derived class during inheritance। तो ये derived class वर्ड सुन के तुम्हारा दिमाग में तो इनहेरिटेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं इनहेरिटेंस डिस्कस किया तब तुम लोगों को मैं derived क्लासेस के बारे में बोला। तो जो ये प्रोटेक्टेड वाला होता है ना, प्रोटेक्टेड वाला प्राइवेट जैसा ही है, पर तुम इसको लाइक डिराइव्ड क्लास से भी एक्सेस कर पाओगे, कोई लाइक दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल नाम से भी जाना जाता है। और स्टैटिक वेरिएबल अगर होगा ना, तो मैं वेरिएबल के नेमिंग के स्टार्टिंग में स्टैटिक वर्ड यूज करना बहुत ही जरूरी है। इट इज शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड मेंटेन सेम वैल्यू अक्रॉस ऑल इंस्टेंसेस, ठीक है। और ये जो मतलब क्लास वेरिएबल होता है ना, ये भी तुम क्लास के अंदर लिखते हो और तुम कोई फंक्शन के बाहर लिखते हो। तो तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन जरूर से आना चाहिए कि तो भाई तुम्हारा ये जो क्लास वेरिएबल है और पहले हम जो पढ़े थे इंस्टेंस वेरिएबल, ये दोनों में डिफरेंस क्या रह जाता है। मतलब तो सेम ही हो गया ना, दोनों को तुम क्लास के अंदर लिखते हो पर कोई पर्टिकुलर फंक्शन व कंस्ट्रक्टर के बाहर लिखते हो। तो हम एक बार डेफिनेट डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जो बेसिक डिफरेंस है ना। तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल है, वो स्टैटिक वेरिएबल ऑलवेज लाइक तुम्हारा स्टैटिक कीवर्ड रहता है, ठीक है। वेरएज तुम्हारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल में मतलब वैसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। ये गया तुम्हारा एक डिफरेंस। ये वाला पॉइंट, दे आर डिक्लेयर विदाउट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, इज डिक्लेयर विथ यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ये इसमें क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल आर द इंडिविजुअल कॉपी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट
एक इंडिविजुअल कॉपी होता है ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास का। और क्लास वेरिएबल्स आर कॉमन fields फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, मतलब एक ये कॉमन है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। ओके। और उसके बाद तुम्हारा जो आता है ऑब्जेक्ट नेम मस्ट बी रेफर टू हैंडल इंस्टेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट का नाम लगता है तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल हैंडल करने के लिए। क्लास वेरिएबल डू नॉट रिक्वायर एनी सच, मतलब वैसा कुछ दिक्कत नहीं होता क्लास वेरिएबल के लिए। इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग्स टू ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, मतलब तुम बोल सकते हो ये दोनों पॉइंट बहुत हद तक सिमिलर है। ठीक है, अब ये लोकल वेरिएबल क्या है? लोकल वेरिएबल मतलब तुम पकड़ लो, एक क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में रहेगा और उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन वो पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर ही रहेगा। मतलब क्लास के अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर अगर तुम एक लोकल वेरिएबल रहता है तो लोकल वेरिएबल का स्कोप वो फंक्शन का स्कोप के अंदर ही है, मतलब वो फंक्शन के बाहर तुम्हारा वो लोकल वेरिएबल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा है लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट is declared within a function method. They are used only within the scope of a function under which they can be declared. Okay. So ये भी एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक्चुअली क्या है। एक क्लास है, उसके अंदर एक void main है, उसके अंदर ये दो वेरिएबल है। अब ये दो वेरिएबल ना तुम्हारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही रहता है। तो अब तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बेसिकली इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस तो मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही चुका हूँ, तुमको कुछ कुछ आइडिया दे दिया। 100% समझ में अगर नहीं भी आया तो 50-60% तो आएगा समझ में, तुम लोग को आ ही गया होगा। मैं फिर से डिस्कस करूंगा, मेरा फिर से डिस्कस करने का मोटो यही है कि तुम लोग का दिमाग में ये चीज सेट हो जाए, और जब तुम लोग घर में रिवाइज करोगे ये चीज, तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं बिताना पड़े इस चीज को रट्टा मारने के लिए। ठीक है। सो इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है बेसिकली? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस क्या है, तुम बायोलॉजी में पढ़े होगे। जो पेरेंट्स से जब कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड लेता है, इनहेरिट करता है, उसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब चाइल्ड का खुद का कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होगा, उसका मम्मी से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, पापा से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, और ये सारा चीज मिलाकर वो खुद एक यूनिक इंडिविजुअल तैयार होगा। ठीक है। तो कोडिंग में भी सेम चीज है। जब एक क्लास दूसरे क्लास से कुछ प्रॉपर्टी, दूसरा क्लास मतलब जो क्लास प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास, और जिससे प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा उसको हम कहते हैं बेस क्लास। ठीक है। अब तुम्हारा मल्टीपल बेस क्लास भी हो सकता है, वो हम कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। कैटेगरी मतलब जो तुम्हारा है ना टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, हम उधर डिस्कस करेंगे। ठीक है। पर अभी के लिए समझ लो तुम्हारा जो मतलब चाइल्ड क्लास है ना उसको हम बोलते हैं बेस, सॉरी डिराइव्ड क्लास, और जो तुम्हारा मदर क्लास फर्दर क्लास होता है उसको हम बोलते हैं बेस क्लास। एक बार हम झट से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन अगर यूज करोगे, कीवर्ड्स अगर यूज करोगे डेफिनेशन में, तो तुम्हारा मार्क्स थोड़ा ज्यादा मिलेगा। So the process by which some properties of a class are shared by another class or classes is called the inheritance. A child inherits some properties from his parents along with its inherited traits. He also possesses his खुद का भी कुछ यूनिक जो प्रॉपर्टी होता है ना, जो मैं बोला। और सो सारा चीज मिलाकर तुम्हारा पेरेंट क्लास को हम बोल सकते हैं बेस क्लास, और चाइल्ड क्लास को हम बोल सकते हैं तुम्हारा डिराइव क्लास। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में तुम्हारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है वो है तुम्हारा सिंगल इनहेरिटेंस। अब ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? जब एक पेरेंट क्लास होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा, मतलब एक तुम्हारा डिराइव क्लास कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा फ्रॉम एक बेस क्लास। ठीक है। वो हम सिस्टम को, वो इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगा? व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस, मतलब सब क्लास मतलब डिराइव क्लास तो तुम्हारा एक ही होगा, पर जो बेस क्लास होगा मतलब वो कुछ मम्मी से भी प्रॉपर्टी लेगा, पापा से भी प्रॉपर्टी लेगा, कोई दूसरा व्यक्ति से भी प्रॉपर्टी लेगा, मतलब सिंपल वर्ड्स में एक क्लास मल्टीपल क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। ठीक है, सिंपल। इसके बाद आता है तुम्हारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस तो बहुत ही सिंपल है। व्हेन मेनी टारगेट इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास इधर एक ही होगा, पर जो तुम्हारा डिराइव क्लास होगा ना, मतलब बहुत सारा क्लास एक तुम्हारा बेस क्लास से कुछ कुछ प्रॉपर्टी लेगा।
तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में तुम्हारा पूरा उल्टा होता था। मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता था व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। तब होता था तुम्हारा एक डिराइव्ड क्लास होगा, मल्टीपल बेस क्लास होगा। इधर मल्टीपल डिराइव, एवर अब तुम्हारा इधर हायरार्किकल में मल्टीपल डिराइव क्लास है, पर तुम्हारा एक टारगेट है। टारगेट मतलब एक सिंगल बेस क्लास है, ठीक है। पूरा रेसिप्रोकल बोल सकते हो, पूरा उल्टा। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा नेस्टेड और मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस। ये थोड़ा तुम्हारा इंटरेस्टिंग है। टारगेट दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अ बेस क्लास कैन in turn to be a use can sorry a target that inherits a base class can in turn be used as a base class for another target। ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज तीन क्लास है, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब ये क्लास जो बी है ना, ये क्लास बी डिराइव क्लास है फॉर क्लास ए। मतलब क्लास बी तुम्हारा कुछ कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा फ्रॉम क्लास ए, ठीक है। सो इस सिनेरियो में तुम्हारा क्लास बी तो हो जाएगा तुम्हारा डिराइव क्लास, और क्लास ए हो जाएगा बेस क्लास, ठीक है। ये एक सिनेरियो गया। सेकेंड सिनेरियो में क्या आता है, सेकेंड सिनेरियो में आएगा क्लास सी तुम्हारा क्लास बी से कुछ कुछ प्रॉपर्टी हो जाए, उधार लेगा, मतलब इन्हें इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में तुम्हारा हो जाएगा कि क्लास सी तुम्हारा डिराइव क्लास है और क्लास बी तुम्हारा बेस क्लास है। मतलब क्लास बी एक सिनेरियो में तुम्हारा डिराइव क्लास की तरह भी एक्ट कर रहा है, एक क्लास में मतलब एक सिनेरियो में तुम्हारा बेस क्लास की तरह भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस जो इंटर प्रोसीड्योर बोला, इसको ही हम बोलते हैं नेस्टेड और मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा जो लास्ट टॉपिक, hybrid inheritance। When more than one type of inheritance systems are used together, it is called hybrid inheritance। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल है। एक से अगर ज्यादा टेक्निक, इनहेरिटेंस का टेक्निक जो जो मैं डिस्कस किया, एक से ज्यादा अगर एट अ टाइम यूज होगा, उसको हम कह सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 8, दैट इज इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। ये नोट्स वीडियो कुछ समझ में नहीं आएगा तो वीडियो तुम्हारा एक बार फिर से देखना, फिर से एक बार नोट्स रिवाइज करना। नोट्स तो तुम लोगों को हमारा वेबसाइट से मिल ही जाएगा, और तुम्हारा क्लास 10 के लिए तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।